गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट शुरू किया था हम लोग ने एंड वी हैव स्टार्टेड विथ इंडियाज 32। हम लोग ने इंडियाज 32 शुरू कर दिया था। दिस इज व्हाट वी स्टार्टेड विथ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंडियाज 32, ये हम लोग ने शुरू कर दिया था। और क्लासिफिकेशन की एक मैंने लंबी लिस्ट दी थी तुम लोगों को। देखो लास्ट लेक्चर में जो जो चीज़ें हम लोग ने कवर की थी, मैंने एक तो बताया था 3 सेट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये कैंसिल हो चुका है। इंस्टीट्यूट ने आईसीआई ने ये विड्रॉ कर लिया है। एट प्रेजेंट ये चल रहा है इंडिया 32 फॉर प्रेजेंटेशन, 109 फॉर अकाउंटिंग एंड 107 फॉर डिस्क्लोजर पर्पस। और इनके जो रेलेवेंट IFRS है दैट इज IAS 32, IFRS 9 एंड IFRS 7, ये इनके रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स है। फिर उसके बाद में प्रेजेंटेशन, मैंने मीनिंग बताया था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में देख सकते हैं हम लोग ने लिखा था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट विच गिव्स राइज टू फाइनेंशियल एसेट फॉर वन पार्टी एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी फॉर अदर पार्टी। दूसरे पार्टी के लिए वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी भी हो सकता है, इक्विटी भी हो सकता है। और जो कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट है वो दो पार्टी के बीच में होना चाहिए and it can be written contract or it can be oral contract। फिर उसके बाद में हम लोग ने डिस्कशन किया था फाइनेंशियल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ पे। यूनिट 1 में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था फाइनेंशियल एसेट्स पे, और फाइनेंशियल एसेट्स में बताया था कैश एंड बैंक बैलेंस है, कैश बैलेंस है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है दैट इज़ 90 डेज मैच्योरिटी वाले कोई इन्वेस्टमेंट्स है, वो सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स माने जाते हैं। ये सारे फाइनेंशियल एसेट्स है बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे पास राइट टू रिसीव कैश है। तुम बोलोगे सर कैश में क्या राइट टू रिसीव कैश है? तुमको याद है उसकी वैल्यू अपने को RBI दिलाता है। सो RBI के लिए ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी होती है, हमारे लिए फाइनेंशियल एसेट होता है। इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अदर एंटिटीज़, इक्विटी शेयर्स में जो इन्वेस्टमेंट्स होता है वो हमको रेसिडुअल इंटरेस्ट हमारा राइट टू रिसीव रेसिडुअल इंटरेस्ट होता है। अगर कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी तो रेसिडुअल इंटरेस्ट जो मिलेगा वो हमको मिलेगा, ओनर्स को मिलेगा। फिर उसके बाद में कॉन्ट्रैक्चुअल राइट, कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद अदर फाइनेंशियल एसेट। याद है डेटर्स एक फाइनेंशियल एसेट है, उसके बदले में हम लोग ने बिल्स रिसीवेबल एक्सचेंज कर लिया। क्यों एक्सचेंज कर लिया? क्योंकि डेटर्स बोल रहा है टाइम लगने वाला है तो उससे बिल ले लिया, तो डेटर भी एक फाइनेंशियल एसेट था, उसके बाद में कन्वर्ट हो गया और एक फाइनेंशियल एसेट में कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद में है कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद अदर फाइनेंशियल एसेट विच इज़ फेवरेबल। याद है अपने पास बैलेंस शीट एसेट साइड में लोन गिवन था 10%, जिसमें से एक जेड लिमिटेड ने हमसे वो लोन परचेज कर लिया था और ये डील हुई थी कि 7% इंटरेस्ट वो कमाएगा, 3% हमको देगा। तो हमारे बुक से लोन तो निकल गया और 3% के लिए जेड लिमिटेड डेटर बन गया, क्योंकि एवरी मंथ उससे इंटरेस्ट कलेक्ट करना है अपने को। सो यहाँ पे हमारे लिए क्या हो गया, एक फाइनेंशियल एसेट जाके दूसरा फाइनेंशियल एसेट आया और ये फेवरेबल कंडीशन में रहा, ये हमारे फेवरेबल कंडीशन में रहा। डेरिवेटिव्स तो मैंने समझाया नहीं, डेरिवेटिव्स लास्ट कॉन्सेप्ट होगा अपना ये टॉपिक का। फिर हम लोग चले गए अगले पार्ट में दैट इज़ फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ में। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश, अगर हमको क्रेडिटर्स को पे करना है, बिल्स पेबल पे करना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे करना है, ये सब में कैश देना है अपने को, तो दे आर द एग्जांपल्स ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर अदर फाइनेंशियल एसेट, क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए बिल्स रिसीवेबल दे दिया, क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स दे दिया। तो एक लाइबिलिटी को सेटल, फाइनेंशियल लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए कैश ही नहीं देना है, हम कोई दूसरा फाइनेंशियल एसेट भी दे सकते हैं। उसके बाद है नंबर C, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू एक्सचेंज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटी अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। इफ़ यू रिमेंबर दिस, मैंने तुमको बताया था मैंने एक लोन लेके रखा है 10%, वो लोन का मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया, सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया, थर्ड इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, मैं डिफ़ॉल्टर बन गया। तो मैंने बैंक के साथ क्या अरेंजमेंट किया, ये लोन अकाउंट आप क्लोज़ करो और मेरा एक नया लोन अकाउंट ओपन कर लो। सो पुराना लोन अकाउंट क्लोज हो गया, एक नया लोन अकाउंट ओपन हो गया, और जो नया लोन अकाउंट ओपन हुआ है उसमें अब क्या है, बैंक ने एक तो पेनल्टी और पुराना जो मैंने इंटरेस्ट नहीं दिया था वो ऐड कर दिया, और मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वो हाई लगा सकता है क्योंकि उसको थोड़ा रिस्क लगता है
हमारे से। सो यहाँ पे क्या है, एक फाइनेंशियल लाइबिलिटी, लोन एक फाइनेंशियल लाइबिलिटी, वो एक्सचेंज करके दूसरी फाइनेंशियल लाइबिलिटी बनी, लेकिन अब मेरे लिए वो कंडीशन अनफेवरेबल है, वो मेरे लिए अनफेवरेबल कंडीशन है। सो ये मैं समझा चुका था। और फिर उसके बाद में देख लो, मैंने लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, इसमें भी डेरिवेटिव्स पहले नहीं करवाया मैंने। यहाँ पे लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ दे रखी है, तुम लोग ये लिस्ट रेफर कर सकते हो। कैश, बैंक, डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, यहाँ तक सारे फाइनेंशियल एसेट। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स है, इन्वेस्टमेंट्स इन डिवेंचर्स है, ये फाइनेंशियल एसेट्स है। प्रॉमिसरी नोट्स फाइनेंशियल एसेट्स है, लेकिन इन्वेंट्री ओन्ड एसेट्स है। इन्वेंट्री इज अ ओन्ड एसेट्स, कोई किसी से पैसा लेना नहीं है, अपने कंट्रोल में है, तो ये कोई फाइनेंशियल एसेट नहीं है, ये नॉन फाइनेंशियल है। टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स, ये भी नॉन फाइनेंशियल है। और इनटेंजेबल, ये भी नॉन फाइनेंशियल है। ये अपने ओन्ड एसेट्स होते हैं ना, जब तक बेचेंगे नहीं तब तक कोई राइट टू रिसीव कैश थोड़ी होगा, तो ये नॉन फाइनेंशियल एसेट्स है। हाँ, एडवांस गिवन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, इसका सेटलमेंट कैश में नहीं होगा, इसका सेटलमेंट गुड्स और सर्विसेज में होगा। एडवांस गिवन फॉर गुड्स, एडवांस रिसीव्ड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, इसका सेटलमेंट जो होगा ना वो कैश में नहीं होगा। न यहाँ पे ना तो ऑब्लिगेशन टू पे कैश है, एडवांस गिवन में राइट टू रिसीव कैश नहीं है, राइट टू रिसीव गुड्स और सर्विसेज है। एडवांस रिसीव्ड में राइट टू पे कैश नहीं है, राइट टू गिव, राइट टू पे कैश होता तो ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी होता, यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज जाएगा। अच्छा, गोल्ड जो है वो भी नॉन फाइनेंशियल, क्योंकि वो ओन्ड आइटम है, वो अपने एसेट के तरह ही है। लेकिन जो गोल्ड बॉन्ड्स होता है वो एक फाइनेंशियल एसेट है, वो एक फाइनेंशियल एसेट है। जो भी मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया था, एक बार मैं सब कुछ रिपीट कर रहा हूँ। और इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, इक्विटी शेयर कैपिटल एक इक्विटी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। रिजर्व्स एंड सरप्लस को तो हम लोग इक्विटी मानते हैं, वो कोई फाइनेंशियल एसेट लाइबिलिटी या इक्विटी नहीं है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, डिवेंचर्स है, यहाँ पे अपने को ये फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ है। बैंक एंड अदर लोन्स, दीज आर ऑल्सो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़, ये भी हमारी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ है। सो देख लो, जितना मैंने लेक्चर में करवाया था, फर्स्ट लेक्चर में करवाया था, वो मैंने कंप्लीट एक बार तुमको रिकैप दे दिया है। आई हैव गिवन अ कंप्लीट रिकैप ऑफ द फर्स्ट लेक्चर।